6 और 7 देंगे। एबनॉर्मल तो मैं इसी से पढ़ा लूँ फिर। देखो बेटे, आपको फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को अपने को इन्वेंट्री की वैल्यू पता करना। 1 अप्रैल 2019 को इन्वेंट्री का वैल्यू यानी पिछले साल का ओपनिंग कितना होगा? 1,42,500 गिवन है। परचेज 762,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 60,500, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30, फाइनेंशियल चार्जेस 21,500 और सेल्स का फिगर है 12,45,000। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2019, a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for rupees 50। एक इन्वेंट्री जो कितने रुपए की थी? 50,000। उस 50,000 रुपए की वैल्यू को कितने रुपए से रिड्यूस किया गया? 17,500। तो असेट की वैल्यू कितनी आ गई? 32,500। मतलब 32,500 वाला स्टॉक एबनॉर्मल कैरेक्टर का था, वो इस 1,42,500 में इंक्लूडेड है। मुझे फटाफट ये बताओ, जब कोई चीज एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, क्या आप उसी के ऊपर वही प्रॉफिट का परसेंटेज अर्न कर सकते हो क्या जो नॉर्मल केस में कर सकते थे? नहीं। इसका मतलब मुझे इस 1,42,500 में से एबनॉर्मल आइटम को एक्सक्लूड करना पड़ेगा और नॉर्मल आइटम को अलग दिखाना पड़ेगा। नॉर्मल आइटम को ही बेचकर मैं सही प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं, एबनॉर्मल आइटम को बेचकर सही प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। आगे लिखा है एंड इट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹45,000। देखा, अपने को घाटा हुआ ना बेटा। बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, अगर इस ट्रांजैक्शन को छोड़ दें, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल्स। बाकी की सेल्स पर हमने 20% का प्रॉफिट कमाया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। देखो बेटे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मतलब कि आपके पास स्टॉक कितने का है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बोलिए फटाफट। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है तो हम लोग ओपनिंग प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस को माइनस कर दें क्लोजिंग को, तो अपना COGS आ जाता है। अब अपने को क्लोजिंग स्टॉक पता करना हो तो हमारे पास जितना भी गुड्स अवेलेबल था उसमें से जितना बेच दिया वो माइनस कर दें, बचा हुआ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब COGS का एक फॉर्मूला दूसरा और भी तो होता है, और वो COGS का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस GP। अब मुझे इस क्वेश्चन में सेल्स कितने रुपए की गिवन है? 12,45,000। पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं इस 12,45,000 को 20% से लेस नहीं कर सकता। इस 12,45,000 रुपये में 45,000 रुपये की सेल एक ऐसे आइटम की है जिस पर मुझे प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ। मेरे को 12 लाख आया क्या बेटा? अब इस 12 लाख का 20% अगर मैं लेस कर दूं तो आंसर जो आएगा वो 9,60,000 आएगा क्या? यानी ये मेरे बिके हुए माल की कॉस्ट हो गई कि नहीं होगी? अब अगर मेरे पास जो गुड्स अवेलेबल है, मेरे पास जो गुड्स क्या था बेटे? अवेलेबल, उस अवेलेबल स्टॉक में से बिके हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स को लेस कर दूंगा तो क्या है? बैलेंसिंग फिगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मैं कह दूंगा इतना तो था, इतना मैंने बेच दिया, बचा हुआ मेरे पास क्या हो गया? स्टॉक। एम आई क्लियर बेटा? अब मुझे ये बताओ, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है, ये टोटल सेल्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या नॉर्मल सेल्स की नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? नॉर्मल सेल्स की नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो मैं जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करूंगा वो टोटल अवेलेबल स्टॉक में से लेस करूं या टोटल अवेलेबल नॉर्मल गुड्स में से लेस करूं? बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? टोटल नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड लेस करूंगा, तब जाके बचा हुआ आंसर क्या निकल कर आएगा?
क्लोजिंग स्टॉक। आ गई बेटे बात समझ? लिखना शुरू कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या बोल, फिर से बोल। देता हूं, देखो स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2020। बेटा आपने कंसाइनमेंट का चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में मार्केट में वैल्यू कम हो जाने के कारण 10% से वैल्यू कम करनी पड़ी। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 था जहां ए और डी, ए कंसाइनी था, डी कंसाइनर था, साइकिल वाला क्वेश्चन था। इसमें 180 साइकिल में से 20 साइकिल शॉप स्पॉइल्ड हो गई थी और उसका वैल्यू 50% से कम करना पड़ा। वो इन्वेंट्री थी ना बेटे। हम इन्वेंट्री की वैल्यू कम क्यों करते हैं? हमारे को अच्छा लगता है? नहीं। हम क्यों कम करते हैं? वो हम जानबूझकर क्यों कम करते हैं? वो तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, वो तो हमें करना पड़ता है। हम जानबूझकर वैल्यू कम क्यों करते हैं? ये देखो, एक एसेट की वैल्यू कितना रुपए से कम करना पड़ा? 17,500। क्यों कम करते हैं हम? जब वो इन्वेंट्री या वो तो आउट ऑफ फैशन हो जाए, या वो डैमेज्ड इन्वेंट्री हो, या वो कस्टमर खरीदता ही नहीं हो। बहुत मुश्किल। सेल कब लगती है? जब ओवर स्टॉक हो जाता है या थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है, तो वो 50% ऑफ, 40% ऑफ, 30% ऑफ करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि कुछ इन्वेंट्री गोडाउन में पिछले साल के एंड में जब क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे थे, तो टोटल इन्वेंट्री में एक गुड्स ऐसी थी जिसकी प्राइस कितने की थी? 50,000। लेकिन उसकी पोजीशन को देख के, सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ फैशन हो गया है और अगर इसका रेट कम नहीं किया गया तो कस्टमर को हम ये गुड्स नहीं बेच पाएंगे। तो इन्होंने 50,000 रुपए की इन्वेंट्री की वैल्यू कितने से कम कर दी? 17,500। और 17,500 से कम करते ही इन्वेंट्री का वैल्यू भी, जो कॉस्ट प्राइस 50,000 था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 32,500 पे आ गया कि नहीं? एंड देन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर हमने इन्वेंट्री को किस पर रिकॉर्ड कर लिया होगा? 32,500, जो इसमें इंक्लूड है ना बेटा। अब जब इस साल गुड्स बेचेंगे, इसको भी तो बेचेंगे। पहले ये बिकेगा, फिर ये बिकेगा। टेल मी यस और नो। तो पहले जब 142,500 को बेचेंगे, तो क्या इसमें सारा ही नॉर्मल है क्या? कुछ तो एबनॉर्मल भी पड़ा था। तो क्या मैं इस सारे को बेचकर 20% प्रॉफिट कमा पाऊंगा? नहीं। इसको एक्सक्लूड करके कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा? बात समझ में आ गई? चलो लिखो। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन April 1st 2019, this is rupees 1,42,500. वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक, ओरिजिनली कितने का परचेज था? 50,000। अपन ने 17,500 कम करके इसकी स्टॉक की वैल्यू को कितना बना दिया होगा? 32,500। क्या अब हमारे पास वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्टॉक 1,10,000 आ गया? अब इसमें क्या कर दें हम लोग? ऐड परचेजेस। कितनी है परचेज? 762,500। ऐड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? 1,50,000। मेरे को आप एक आंसर देना, ये जो मेरा आंसर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल अवेलेबल फॉर सेल हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहूंगा 1,10,000 का पहले से पड़ा था,
762,500 का मैंने और ख़रीदा और उसको मैन्युफैक्चर करने पर कितने पैसे खर्च हो गए? 1,50,000। टोटल बताओ देख, 10,22,500 मेरे पास इतना कॉस्ट का गुड्स बेचने के लिए पड़ा हुआ था। अब इसमें से जितना बच गया वो लेस कर दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, या इसमें से जितना बेच दिया वो लेस कर दूं तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। समझे क्या मेरी बात? अच्छा, इसमें से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करूं या कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मुझे क्वेश्चन में कितना? 12,45,000 लेस एबनॉर्मल सेल। बेटा एबनॉर्मल सेल कैसी? हमने इस साल में एक ऐसा आइटम बेचा है 45,000 जो एबनॉर्मली इफेक्टेड था बेटे। बताओ फटाफट, नॉर्मल सेल्स कितनी है? आ गई 12 लाख। अब मैं प्रॉफिट को लेस किस में से करूं? 1245 में या 12 लाख में से? 12 लाख में से 20%, 12,45 का लेस करूं या 12 लाख का लेस करूं? 12 लाख लेस प्रॉफिट एट द रेट 20% ऑन सेल्स गिवन है। बताओ देखें, 2,40,000। क्या आपके पास कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड 9,60,000 आ गई कि नहीं आ गई? फटाफट बताइए, ये जो वैल्यू होगी सी होगी द वैल्यू स्टॉक। बताओ। ओपनिंग से एबनॉर्मल वो भी मेरे पास अवेलेबल रहा, कल कॉस्ट ऑफ नहीं कर नॉर्मल गुड्स ऑफ। ऐसा ही एक क्वेश्चन है वो। क्या नोट सभी ने? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड देख। फ्रॉम द सर्टेन वैल्यू ऑफ 31st वैल्यू ऑफ स्टॉक 20 7 लाख परचेज ड्यूरिंग 20 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग sales during the same period that at the time of valuing the stock on sum of 60,000 दिन की मार्च 2019 और 7 लाख मटीरियल एबनॉर्मल आइटम का वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू कितनी? उसकी वैल्यू 40,000 रह गई। तब ये 7 लाख नॉर्मल कितना? लाख 60,000। लाख 60,000 इट वॉज सोल्ड फॉर 60,000। 60,000 यानी कि 160 में बेचना मत, नॉर्मल सेल कर रहे, बट फॉर
25% ऑन कॉस्ट, तो क्या 20% सेल्स बोला जा सकता है? सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल स्टेट वैल्यू ऑफ स्टॉक 31 मार्च बेटा आपको मैंने स्टेशन आपको समझ में अब आप मुझे आगे से वैल्यू स्टॉक ए 7 लाख है बेटा, इसमें से क्या लेस करें? एबनॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल स्टॉक की कॉस्ट प्राइस लाख है क्या बेटा? इसमें से अपन ने लाख बस ऑफ नॉर्म 1,60,000 निकल। अब इसमें क्या ऐड कर दें? देखो परचेज कितनी है? 34,60,000, 34,60,000। आगे ऐड, ऐड क्या कर? एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं क्या? एक्सपेंसेस कितने? 7 लाख। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स अवेलेबल सेल आएगा ना? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड सेल, फटाफट बोलो। 7 लाख, 47,20,000। अब इसमें से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स करें, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड सोल्ड। सेल्स, टोटल सेल्स देखो, ये कौन सी सेल लेस कर दूं? सेल नॉर्मली सेलिंग 60,000 है, सेल आएगी 60,000 आएगी बेटे। चाहिए मैं कॉस्ट यानी कि 20% सेल्स की 2,20,000 50,60,000 पे। रेट 20 सेल्स ज़्यादा तो 50,60,000 बाई 125 मल्टीप्लाई 20 तो भी सेम आंसर आएगा। 10,60,000 का 20%, 12,000, 10,12,000 कितना है? 40,48,000। क्या आपके पास नॉन सेल था कितना? 7,00,000। उसमें से आपने
नॉर्मल नेचर की थी, आपने बेच दी कि स्टॉक से लगे दो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आएंगे, इसका आता है क्वेश्चन, अच्छा लग हुआ तो है वो अभी वाला इलस्ट्रेशन ना ये सभी ने क्या नोट बेटा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा ध्यान से। एक स्टॉक फिजिकल स्टॉक क्या बोलते हो? फिजिकल मतलब फिजिकली हमारे पास इसके पास हमारे स्टॉक का मतलब इसके हम मालिक होते हैं, कल भी आ जाता है से पास सपोज ₹1,00,000 उसका मालिक। अब मैंने क्या किया, इसकी 5 लाख परचेज की है, 5 लाख इसकी शिप कितनी स्टॉक की, उसमें से 4 लाख से मुझे रिसीव 1 लाख ट्रांजिट यहाँ पे बेटे क्या कस्टमर सेल अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल होती है, गुड्स का ओनरशिप थोड़ी ट्रांसफर करता, फिजिकल ट्रांसफर तुम्हारे फिजिकल पोजेशन शिप वाले। अब आपसे क्वेश्चन में 31 मार्च 2020-19 आपको स्टॉक पता करने स्टॉक पता करने का, या तो आपसे ओनरशिप वाला से आपको क्वेश्चन पढ़ाया, आपसे क्या लिखा है, असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, उसी डेट को 31 मार्च को फिजिकल स्टॉक पे देखिए क्या मांगता है, क्या नंबर 4 में वैल्यू, अगर यहाँ पर मैं फिजिकल ये क्या स्टॉक सोल्यूशन लिख सर गलत, स्टॉक अच्छा दो तरह, तब जो बुक्स में आएगा फिजिकली से एक एक आपको सेल ऑफ ऑन अप्रूव चैप्टर याद, रजिस्ट्रेशन नंबर 7 था, इसमें आप रिसीवेबल थे, क्लोज स्टॉक भी, रजिस्ट्रेशन नंबर 7 था बेटे, इस क्वेश्चन याद आएगा, रिसीवेबल अब देखिए इसकी बैलेंस शीट कैसे बने, रिसीवेबल से आपने
एंट्री कर सेल। आप देखो 3 इन कितना 60 ऐड किया कस्टमर सेल और 60,000 तो फिजिकल और 65 600 शिप वाला 60 65 600 ओनरशिप वाला। बात समझ में आ गई? पास ये ठीक है किसी भी था परचेज कर ली ठीक है कितना, लेकिन ये मेरे तक रिसीव साल के आया ही नहीं ना मेरे आपके पास स्टॉक डेबिट कार्ड आ गया ना लॉस, माल खरीदा आया नहीं बिका नहीं, आज नहीं तो आएगा कि नहीं, आज लॉस कैसे आया? हम लोग स्टॉक फिजिकल पास कर से कस्टमर सेल और से इन्वेंट्री इन ट्रांजिट अकाउंट ट्रांजिट 50,000 बाहर के 50,000 क्रेडिट होना भी चाहिए था, कुछ बेचा ही तो नुकसान कहाँ से होगा, ये अब नॉर्मल वही नहीं है, बस खरीदा है आया नहीं है। अच्छा इन्वेंट्री किस तरीके 3 बुक वैल्यू पहले होती है फिजिकल, बाद में क्या होती है, पहले आप क्या लिखते हैं फिजिकल, बाद में एडजस्टमेंट करके फाइनल डालते हैं। आज समझ में ऑलवेज रिमेंबर फिजिकल एंड व्हेन नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन देन जितना ओनरशिप का माल था उतना फिजिकल आपके पास पड़ा हुआ है। नहीं मेरी बात मान लीजिए मैंने और मेरे पास आ भी गया यही 2,50,000 कहाँ स्टॉक बना, फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, तो ये बात समझ में। अब पॉइंट ये आता है क्या ये बेसिस पर हाँ, ये काम कैसे होता है ये अपन ने पढ़ा था कि फिजिकल काउंटिंग बेसिस पर, लेकिन बुक में रिकॉर्डिंग बेसिस पर, इसलिए हम उसकी काउंटिंग है देख सके हिसाब से कितना चाहिए था है डिफरेंस आ रहा हो, तो जैसे कैश बुक और पासबुक में आरएस बनता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से फिजिकल अवेलेबिलिटी कंपैरिजन वैल्यू के साथ अगर साथ करें कंपैरिजन रिकॉन्सिलिएशन पहली बार में तो स्टेटमेंट स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आरएस से अपन को आरएस बोलते आज समझना। अब बुक वैल्यू तो चलो अपन डेटा मेंटेन कर रहे हैं, सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी बेटा मैं अपना ईयर एंड सी डेट को कर मार्च 2020 या 31 मार्च 2020 के दिन ही एक ही दिन में फिजिकल गुड्स गोडाउन में कितना सकता है कर सकते हैं तो, लेकिन आपको लगता है कि एक दिन में काम
बाद या तो पहले करनी पड़ेगी या फिर अब जैसे ही मैंने कहा पहले कर दो तो आप समझ जाओ पहले तो कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा बाद में कर लो, इसके लिए मैंने कंसाइनमेंट के चैप्टर में आपसे क्वेश्चन फाइनल 31 मार्च से पहले बनते हैं या 31 मार्च को बनते हैं या 31 के बाद बनते हैं। पहले तो आप लोग ऑन ही बोले, याद करो बेटा। अभी जो आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो ना बाद से बोल रहे हो जैसे पता नहीं से पैदा हुए तभी सीख के आए थे, बाद में करते हैं। तो इन्वेंट्री की काउंटिंग है ईयर के पहले ईयर एंड के बाद में हो। बाद में क्यों को कि 31 मार्च को चाहिए? कल काउंटिंग आपको अपने को सस्पेंड, थ्योरी में डिस्टिंक्शन लिखवा रहा था आपको मैं, फिजिकल मेजर काउंटिंग इज रिक्वायर्ड सस्पेंड सम डे। आपके घर में सफाई आप नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं उन दिन? आ रही है मेरी बात? आप फिजिकल काउंटिंग का काम ऐसे नहीं हो सकता। आप इधर खरीद रहे हो कभी सक्सेसफुल, अभी तो इन्वेंट्री का हिसाब लगाया था फिर आया फिर चेंज किया फिर हिसाब लगाया फिर गया फिर चेंज, आपको दुकान 3 से 4 दिन बंद। अब जैसे ही दुकान में 3 से 4 दिन बंद, आपको एक दिन भी दुकान सेल्स का लॉस, और ये आप पे डिपेंड, आपका बिजनेस में दुकान पे इफेक्ट कितना कब जाए। मान लीजिए मेरे पटाखों की क्रैकर्स का बिजनेस, मेरे लिए पटाखों की सेल्स सबसे ज्यादा रक्षाबंधन के दिन होता, दिवाली से पहले या शादी के सीजन में। मैं दिवाली से 2 दिन पहले अगर दुकान बंद कर दुकान के टाइम मैं कहूँगा अरे यार काउंट पड़े हैं, कितने मुर्गा छाप पड़े हैं, कितनी फुलझड़ियाँ पड़ी है, लोग मुझे पागल बोलेंगे कि नहीं? अरे भाई बिजनेस के टाइम पे दुकान बंद करेगा, 15-20 हज़ार रुपए का एक दिन का अगर तेरा सेल होता है, लाख रुपए के बराबर का नुकसान हो जाएगा तेरा। ये काउंटिंग बाद में कर लेना, या तो तू बहुत पहले कर लेता या काउंटिंग बाद में कर। देखते होंगे जैसे दिवाली फेस्टिवल है वो पूरा हो जाता है, दिन एकदम ठंडा बाजार हो, सिर्फ वही लोग मिलते हैं जाने का काम कर रहे हैं। है अब अगर आप 2 दिन अगर दुकान वहां बंद कर, सेल्स का नुकसान बात समझ में, इसी कारण से आप अपने हिसाब से आपको अपनी काउंटिंग बाद में। मान लीजिए मैं अपनी इन्वेंट्री की काउंटिंग का काम डेट को फिनिश कर दिया 3 मार्च, 20 तारीख को गोड़ा 20, 21, 22, 23 4 दिन, 23 तारीख की शाम को मैं आके कहता रुपए का अवेलेबल 1,50,000 डेट को अवेलेबल। अब मेरे को जो करनी हो अकाउंट की क्रेडिट साइड में 23 मार्च का 1.5 लाख रुपए स्टॉक आएगा या 31 मार्च का स्टॉक, लेकिन मेरे पास तो क्या पड़ा हुआ है, क्या 31 मार्च को फिर दुकान बंद करूं? अब मैं इसी 1.5 लाख रुपए में इन 20, 25, 26, 27, 30, 31 8 दिनों में जो गुड्स आया होगा उसे क्या कर दूंगा प्लस, गया उसे क्या कर दूंगा लेस, परचेज रिटर्न होगा उसे लेस, सेल्स रिटर्न होगा उसे ऐड। बस ये ध्यान रखिएगा सारी वैल्यू कौन कॉस्ट, सेल्स प्राइस में तो लॉस भी इंक्लूड। बात समझ में आ गई? खड़े कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ, आया उसे प्लस ही करते हैं माइनस, मतलब हम सीधा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। बट मान लीजिए किसी कारण से हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन डेट को कर पाए और मेरे को 10 अप्रैल को कितनी गिवन है 2 लाख। अब मैं जब फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा या बुक्स को फाइनलाइज करूंगा तो बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग अकाउंट में 10 तारीख का स्टॉक दिखाऊं कि 31 तारीख का, पर मेरे को दिखा हुआ क्या है 10 का। क्या करूं, उल्टा चल लूं बेटे, इसमें जो इस दौरान माल आ गया होगा उसे तो क्या कर दूं माइनस, जो माल मैं बेच चुका हूंगा उसे क्या कर दूं प्लस, जो मेरे पास रिटर्न होके आ गया प्लस हो चुका उसे क्या कर दूं माइनस, और जो मैं रिटर्न कर चुका चला जा चुका उसे क्या कर दूं प्लस। सीधा की बजाय उल्टा चल लूं कि नहीं चल लूं? सीधा कब चलेंगे, अगर पहले हो गया तो प्लस को प्लस, माइनस को माइनस, मतलब जो आता है उसे प्लस, जो जाता है उसे माइनस। उल्टा कब करेंगे, जब 31 मार्च के बाद या जिस दिन का इन्वेंट्री हमको पता करना था, अगर उस दिन के बाद में पता किया
तो जो प्लस हो चुका उसे माइनस, जो आ चुका उसे माइनस, जो जा चुका उसे प्लस। रिवर्स कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बड़े बात समझ में आ गई। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इन्वेंट्री का वैल्यू कभी भी दिया हो, उसमें एडजस्टमेंट करने पर हमें इन्वेंट्री 31 मार्च को बुक वैल्यू वाली मांगी है या फिजिकल वैल्यू मांगी है? क्या बोला मैं आपको? इस दिन बुक वैल्यू मांगी कि फिजिकल? कैसे? ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाया था बेटे। क्वेश्चन में देखो, हमको इन्वेंट्री कब की चाहिए, देखिए कब की चाहिए, और ये इन्वेंट्री का काम कौन सी डेट को हो सका है? 9 अप्रैल को इन्वेंट्री की वैल्यू असर्टेन की गई, कितना रुपए? 2,50,000। पहले तो बताओ सीधा चलूं कि उल्टा चलूं? उल्टा चलना पड़ेगा, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि मुझे 31 मार्च को कौन सी इन्वेंट्री चाहिए। समझ आई मेरी बात? इधर देखो, मुझे इन्वेंट्री कौन सी डेट की गिवन है? वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज ₹48 लाख, और मुझे पता कब की करनी है? 30 जून की। लेकिन वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखा है कि वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक लिखा है? बात समझ में आ गई? आप कहीं पर भी क्यों ना खड़े हो, पहले खड़े हैं तो प्लस को प्लस, माइनस को माइनस, बाद में खड़े हैं तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन बुक वैल्यू मांगी है कि फिजिकल वैल्यू। बात समझ में आ गई? हाउ विल वी अंडरस्टैंड किस क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है? यार आपको क्वेश्चन में साफ साफ गिवन था कि नहीं था? असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, या फिर केवल क्या गिवन था? असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। बड़े बात समझ में आ गई क्या? चलें अपन आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए जरा, छोटा सा क्वेश्चन एकदम। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़िए। अ ट्रेडर प्रिपेयर्स हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर। बेटा प्रिपेयर्स होना चाहिए, प्रिपेयर्स। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन, कारण ऐसे थे, नो इन्वेंट्री टेकिंग। इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब होता है फिजिकल काउंटिंग ऑफ द गुड्स। इन्वेंट्री टेक करना मतलब इन्वेंट्री का मेजरमेंट करना। कुड बी पॉसिबल विच डेट? 15 अप्रैल। 31 मार्च को चाहिए था, और पता हम कब कर पा रहे हैं? 15 पर। सीधा चलें या उल्टा चलें? ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन कहाँ होता है? फिजिकली came to rupees 5 lakh. The following facts were established between 31st March and 15th April 2020. बेटा 15 अप्रैल तक जो ट्रांजेक्शन हो गए, चाहे गुड्स आया हो चाहे गुड्स गया हो, वो सभी इस 5 लाख में इंक्लूड है ना बेटा? तो क्यों ना 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुए उनका ट्रीटमेंट नलीफाई कर दें, तो 31 तारीख को वैल्यू पता चल जाएगी। सेल्स हुई है 4,10,000, जिसमें नकद कितना बेचा? 1 लाख। परचेज हुई है 50,340 में कैश कितना है? 19,900, और सेल्स रिटर्न कितना है? 10,000। गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। देखिए मैं कुछ गलती करूंगा, बताना कहाँ गलती कर रहा हूँ, ठीक है? यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। क्या नहीं है? ओ हाँ सॉरी, क्या नहीं है? फिजिकल नहीं है। मैं तभी क्या कर देता? फिजिकल, तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता बेटे। और क्वेश्चन में मांगा केवल क्या है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इसका मतलब बुक वैल्यू हमारा था, हमारे पास था चाहे नहीं था, हमारा था। बात समझ में आ गई क्या? पक्का? चलो बेटे बनाओ, देखो इलस्ट्रेशन नंबर। क्या हो बेटा? इसका इसमें नहीं पड़ेगा, इसमें तो ओनरशिप होनी चाहिए, चाहे आओ और चाहे ना आओ। ओनरशिप तो दोनों आ गया ना बेटा? हाँ, सब कुछ आ सकते हैं ओनरशिप में। चलो देखो, स्टेटमेंट कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 15 अप्रैल 2020। क्या स्टॉक की वैल्यू अपने को 5 लाख गिवन है बेटा? पहले आप लोग यहां तक लिख लो।
मेरे साथ साथ चल। देखते ही मुझे बता भी देना डिजाइन क्यों कर। ओए तेज चाहो तो पूरी कॉपी में कर ले, मुझे कोई चिंता नहीं है। ये बोल रहा हूँ इतना डिजाइन में तेरा टाइम वेस्ट होता है, एग्जाम में भी हो ताकि मुझे। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 15 अप्रैल 20 कितना हो गया बेटे 5 लाख। अच्छा ये स्टॉक जो है वो 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में सभी ट्रांजेक्शन वो को इंक्लूड करके बैठा हुआ है। नाउ लिखेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स बिटवीन 31 मार्च 2020 15 अप्रैल 2020। ओके हाँ बेटा सीधा चल रहे हैं कि अपन उल्टा चल रहे हैं इस पीरियड में। उल्टा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है सेल्स। अच्छा जब इन्वेंट्री की बात होती है तो उधार कितना कितना उससे कोई फर्क पड़ता है क्या। सेल ड्यूरिंग द पीरियड। क्या सेल्स अपने पास 4,10,000 रुपए की है बेटा। नाउ वी हैव टू ऑप्शन। इस क्वेश्चन में देखो अपने को सेल्स रिटर्न भी गिवन है 10,000 रुपए। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं 4,10,000 का ट्रीटमेंट अलग से कर लूं तो सेल्स रिटर्न का ट्रीटमेंट अलग से करना पड़ेगा। इस इलस्ट्रेशन में तो सेल्स रिटर्न लेस करके दिखा देता हूं, अगले इलस्ट्रेशन में अलग करके दिखा दूंगा। ठीक है लेस 4,00,000 रुपए आ गया बेटा। जी इसमें क्या लेस किया जाए प्रॉफिट। प्रॉफिट एट द रेट कितना परसेंट है देखो 20% ऑन 4,00,000 का 20% बोले तो बेटा अपने को ये ऐड करना था ना आइटम। सेल्स में माल जा चुका होता है अपने को तो रिवर्स करके प्लस करना था। आएगा 3,20,000। सेल्स में क्या हो जाता है गुड्स चली जाती है। ये कब चली गई थी 31 तारीख के बाद चलेगी, यानी 31 तारीख को तो हमारे पास थी ना बेटे, हम उसके ओनर थे ना, इसलिए अपन ने प्लस कर दिया। नाउ लेस क्या इस पीरियड के दौरान हमने परचेजेस भी किए क्या। परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड रुपीज 50,300। वैल्यू ऑफ स्टॉक हाँ जी 5,00,000 प्लस 3,20,000 माइनस 50,300। फटाफट बताओ 769,660। This is the answer 769,660। Understood? जी था बेटे क्वेश्चन। और क्वेश्चन ट्राई कर लें। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, थोड़ा हेल्दी वेल्दी क्वेश्चन लगता है बहुत गरीब सा। क्यों क्यों क्योंकि दिखने में बहुत सारी बातें लिख दी लेकिन इसमें है 4-5 बातें तो बहुत आसानी अपन लोगों को लगेगी पढ़ने में। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द 31 March 2020 was completed by 10th April 2020. The valuation of which showed a inventory figure of 16,75,000 at cost on the completion date. पता कौन सी डेट को था 31 मार्च और हमें पता कब का है सीधा या उल्टा, मतलब 31 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में जो ट्रांजेक्शन
एक्सक्लूड कर दिया तो 31 मार्च को पता चल जाए। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इसको फ्लो इधर करो, थोड़ा इसको ऊपर करो, हल्का ऊपर, नाउ स्टॉप, और ऊपर नहीं हो सकता फिर। After the end of accounting year until the date of completion of inventory taking, sales for the next year were made for rupees 60,750। मतलब अगले साल जो सेल हुई बस तो 31 मार्च 2020 के बाद हुई वो कितने की थी? 68,750। प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 33.33% ऑन कॉस्ट। अब प्रॉफिट मार्जिन सेल्स पे निकालने के लिए कॉस्ट का परसेंट अप्लाई करूं या सेल्स का? तो कॉस्ट का 33.33, सेल्स का 25% होता है। परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंटरी अमाउंटिंग टू रुपीज 90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट परसेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री, एडेड मतलब ऐड किया गया इन्वेंट्री, एट ए मार्कअप प्राइस ऑफ रुपीज 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। भी हुआ, परचेज भी हुआ, सेल्स रिटर्न भी हुआ। बेटा यहाँ तक जो क्वेश्चन था 9th नंबर इलस्ट्रेशन ही था ये, मान लीजिए स्टॉक का वैल्यू गिवन है, परचेज गिवन, सेल्स है, सेल्स रिटर्न गिवन। अब आगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स कॉस्टिंग रुपीज 11,250 which should be taken at rupees 5250 to ensure disposal to an interested customer। इस 16,75,000 की वैल्यू में 11,250 रुपए का इन्वेंट्री ऐसे गुड्स का शामिल है इसका वैल्यू बाजार में 5,250 से ज्यादा है ही नहीं, और अगर हम कर भी देंगे ज्यादा तो कोई कस्टमर हमसे खरीद, तो गुड्स को बेचने के लिए इन्वेंट्री का वैल्यू कम ही करना पड़ेगा। नाउ इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। आपने किस पे कर रखा है? रखना किस पे चाहिए था? बोलता है ना शुड बी टेकन एट 5250, यानी 16,75,000 में इंक्लूड कितना है? 250, क्योंकि होना कितना चाहिए? 5,000। दो ऑप्शन है अपने पास, या तो 11,250 पहले जो प्लस कर रखा है उसे माइनस कर दूं और 5,250 ऐड, या दोनों में डिफरेंस कितना है? 6,000, वही लेस कर दूं, काम हो जाएगा मेरा। आगे, ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of customer. As a result, the customer refused to take delivery and net realizable value of the goods was estimated to be rupees 12,500 on which date? 31st March। मेरे को किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया, मंगवा दूंगा, कस्टमर ने कहा इस डेट तक अगर गुड्स सप्लाई कर देंगे तो मैं गुड्स आपसे खरीद लूंगा, पैसे दे दूंगा। इस डेट तक अगर आप गुड्स सप्लाई तो मैं आपसे नहीं लूंगा, किसी और से लेके चल, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं, मंगवा। अब मैं जिससे मंगवाऊंगा उसके एरिया में क्या फ्लड, बाढ़ आ गई, ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ गया, वो मुझे टाइमली क्या नहीं कर सका, गुड्स डिलीवर नहीं कर सका, तो मेरे को तो गुड्स उससे खरीदना पड़ेगा, मैं खरीद लिया। अब मैं किसको दे रहा हूँ? कस्टमर को। कस्टमर बोलता है यार तूने टाइम पे नहीं दिया, मैं तो किसी और से लेकर मेरा काम चला लिया, अब वो गुड्स मेरे पास पड़ी रह गई कि नहीं पड़ी रह गई? अब ये गुड्स मैंने आम जनता के लिए मंगाई कि स्पेसिफिक कस्टमर के लिए मंगाई? तो उसमें कुछ चीजें भी स्पेसिफिकली एडेड होगी, क्या आम जनता उसको बहुत आसानी से खरीद लेगी क्या? मुझे उसमें थोड़े से प्राइस स्लैश करके ल्यूक्रेटिव बनाना होगा कि नहीं? मैंने 15,500 की कीमत की एनआरवी कितनी निकाली? 12,500। मुझे 15,500 पे इंक्लूड करना था या 12,500 पे? पर मैंने किया हुआ किस पे है? 3,000 क्या कर दूंगा? लेस। बात समझ में? क्या कहा था? यहाँ तक का क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छे से पहले से ही पढ़ा हुआ था, और ये छोटी छोटी में थी, इसलिए क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा था, समझने में बहुत इजी हो गया कि नहीं? आगे बोलता है यू आर required to compute the value of inventory for inclusion in final 31st March से है बेटा 31st March 2020। करें शुरू फटाफट।
statement of calculation. Value of inventory on 31st March 2020. मुझे इस क्वेश्चन सीधा चलना था, उल्टा चलना पड़ेगा क्योंकि 9 अप्रैल का दिया, 10 अप्रैल का दिया हुआ है. वैल्यू ऑफ स्टॉक 10th April 2020. This is rupees 16,500. क्या करें अपन इसमें? Adjustment for the transaction took between March 2020 April 2020. बेटा फर्स्ट मुझे क्वेश्चन में पहले से गिवन सेल्स मुझे इस पीरियड के दौरान कितने रुपए की गिवन है? 68,750. पीरियड 60,750 गिवन. दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो यहीं से क्या लेस कर दिया, सेल्स रिटर्न. पहला मैं आपको सिखा चुका इलस्ट्रेशन नंबर 9, इसे भी कर सकते हो, या सेल्स रिटर्न को अलग दिखा सकते हो. ठीक है, लेस प्रॉफिट कॉस्ट और 5% ऑन सेल्स. 68,750 आप 25% लेस करो फटाफट. 88 रुपए. बाहर वैल्यू बताओ बेटे. 560. मैं क्लियर बचा लो. क्या इस दौरान क्या कोई परचेज भी हो रखी है क्या? देखो ये परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन रुपीज 90,000, लेकिन वो 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आई हो. परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड 10%. बेटा ये जो 81,000 का हमारे पास आया 31 मार्च को था या नहीं था? नहीं था, इसलिए ऑलरेडी एच होल्ड हो चुका है. उल्टा चल रहे हैं तो ऐड हुई वैल्यू को लेस कर देंगे. थर्ड, सेल्स रिटर्न. बेटा सेल्स रिटर्न होने पर बिकी हुई गुड्स हमारे पास वापस आती है क्या? ऐड हो चुकी है. उल्टा चलने पर क्या कर दें इसे? लेस. सेल्स रिटर्न बोलो कितने? 3,000 रुपीज 750. आ गया 2250. आना बोलो. यहां तक क्लियर होगी ना सारी बात? ये तो था यहां का आंसर. अगर क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाता ना, इधर की तरफ, हम लोग यही प्लस माइनस करके अपना आंसर निकाल ना हो. बेटा आपने रिवैल्यूएशन पढ़ा है क्या पार्टनरशिप में? जब एडमिशन हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, देखो अपन क्या करते हैं, हम लोग असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं. तो स्टॉक का वैल्यू बैलेंस शीट में भी गिवन होता है, फिर बाहर उसका वैल्यू बताता है. स्टॉक की वैल्यू कम और ज़्यादा कैसे हो जाती है? कम मतलब वैल्यू बढ़ रही है, सॉरी ज़्यादा मतलब मार्केट में वैल्यू ज़्यादा हो रखी है. कम का मतलब कि हमारी बुक्स में वैल्यू ज़्यादा है लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? कम. तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो जाता है ना अपने को. यहाँ पर भी एक इन्वेंट्री जिसकी वास्तव में कीमत कितने की थी? 11, लेकिन वो मार्केट में सकती है केवल टू एंश्योर द डिस्पोजल ऑफ एन इंटरेस्टेड कस्टमर. इंटरेस्टेड कस्टमर इसको इतना ही लेने में इंटरेस्ट है कि वो इस 11,250 के स्टॉक की वैल्यू कितना पे कर सकता है? 5,250.
लॉस ऑन 11,250 माइनस 5,050, का वैल्यू 6,000 आ गया बेटा। हमारे इस 16,75,000 की स्टॉक की वैल्यू में 15,500 का इन्वेंट्री और भी शामिल था, इसको कि हम कितने में ही बेच पाएंगे, 12,500। हमारे को ये नुकसान क्यों झेलना पड़ा, क्योंकि हम सप्लाई में डिफॉल्ट कर गए कि नहीं, डिफॉल्ट मतलब गलती कर गए, लॉस ड्यू टू डिफॉल्ट इन सप्लाई। 15,500 500 बोले तो 3,000 आ गया कि फटाफट बताओ। 16,34,000 वैल्यू ऑफ ऑन 31st March 20। पहले लिख लो फिर मॉड्यूल से आंसर चेक। फटाफट लिखो। मॉड्यूल में 2 रुपए का आंसर आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन। देखिए मॉड्यूल में आंसर है 16,34,300। अपन लोगों ने तो सेल्स का फिगर जो लेस किया था वो 51,562 रुपए लेस किया था, 562। मॉड्यूल में कितना लेस किया है, 1,560। यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया, तो हम लोगों ने 17,088 लेस किया है ना बेटा, तो उन्होंने मल्टीपल ऑफ 10 में लेकर लेस कर दिया। आपको टेंशन लेने की जरूरत, जब तक कि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ आ जाता कि कैलकुलेशन शुड बी नियर मल्टीपल 10, लोग जैसा आंसर देंगे वही आंसर सही होगा। बात समझ में आ गई। हाँ लिख दिया होता है कि फिगर्स को किस वैल्यू में लेना है, मल्टीपल ऑफ 10 में लेना है, फिर अपन डेफिनेटली इस 51,562 को मल्टीपल ऑफ 10, तो ये इसके नियरेस्ट जो 10 था 560 था ना बेटा, तो अपन यहाँ लिखे होते 50 560, सर भी कितना। आज जो पढ़े वो समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए बेटा इस चैप्टर में इलस्ट्रेशंस तो सारे हो गए, आपने वो इलस्ट्रेशन 11 और 12 कर लिया है। हम लोग जब कल मिलेंगे आपको पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर टाइम मिलेगा, थर्ड पहले करेंगे, फर्स्ट फिर फोर्थ, टाइम मिलेगा, ओके।